नमस्कार। सरलता से ज्योतिष सीखिए श्रृंखला की आज की कड़ी में हम उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु आकाशमंडल में या सौरमंडल में कोई दृश्य ग्रह नहीं है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। एक काल्पनिक पॉइंट होते हैं जो चंद्रमा के परिक्रमण मार्ग और पृथ्वी के परिक्रमण मार्ग का कटान बिंदु जो है, उसमें उत्तरी भाग जो है सो राहु की संज्ञा दी गई है, दक्षिणी को केतु की संज्ञा दी गई है। तो ज्योतिषीय मत से राहु को काल पुरुष का दुख माना गया है। इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है राहु केतु का, लेकिन प्रभाव में बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत प्रभावी ग्रह हैं। इनका प्रभाव देखने में आता है, या तो जातक की कुंडली में हो, या फिर गोचर ग्रहों की स्थिति में हो, या जब क्या बोलते हैं प्रश्न कुंडली वगैरह का विवेचन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आते हैं। ये अन्य ग्रहों की तरह इसे ग्रह मंडल में कोई भी पद प्राप्त नहीं है। राहु को इसकी अवस्था 100 वर्ष कही गई है, अर्थात अत्यंत वृद्ध है। राहु का दीर्घ शरीर है, नीला रंग है, म्लेच्छ जाति का ग्रह है। इसके शरीर में खुजली या चर्म रोग है। यह अधार्मिक तथा पाखंडमति का है। राहु एक रहस्यमय प्रवृत्ति का ग्रह है। राहु से प्रभावित व्यक्ति जो है सो उसका नेचर रहस्यमय प्रकृति का होता है, सस्पिशियस नेचर का आदमी होता है वो। इसको हिचकियाँ आती हैं, झूठ बोलता है, कपटी है, कोढ़ी है, बुद्धिहीन है तथा दूसरों की निंदा करता है। यह अत्यधिक शक्तिशाली ग्रह है। पाँवों पर इसका आधिपत्य है। इसके द्वारा हम विचार करते हैं दुख का, दुर्भाग्य का, संकट का, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति का, राजनीति का, चिंता का, पितामह का अनुसंधान, रिसर्च होता है उसका, तथा विलासिता इत्यादि का विचार हम राहु ग्रह से करते हैं। अब केतु की बात करते हैं तो केतु की आंखें लाल हैं और उग्र हैं। इसकी वाणी में विष है। ये हृदय वेधी वाणी बोलता है, आदमी के मर्मस्थल को छिन्न भिन्न कर देता है वाणी से। केतु की वाणी इस तरह की है। ऊंचा शरीर है तथा शस्त्र धारण किए हुए रहता है। धुएं के जैसा शरीर है, उसका रंग है, और सदैव धूम्रपान करते रहता है। इसके शरीर में घावों के निशान हैं। यह शरीर से दुबला परंतु स्वभाव से अत्यंत क्रूर तथा अत्याचारी है। यह भी म्लेच्छ जाति का है तथा राहु के समान ही फल प्रदान करता है। इनकी गणना मतलब राहु और केतु की गणना नैसर्गिक पापक ग्रहों में होती है। इनका अपना कोई घर नहीं है। कुछ विद्वानों ने इनको घर अलॉट किया हुआ है, लेकिन वो प्रायोगिक तौर पर मान्य नहीं समझा जाता है। बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। ये जिस भाव या राशि में बैठते हैं तदनुरूप फल प्रदान करते हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं उसको किसी न किसी रूप में बिगाड़ते ही हैं। परंतु पराशर के मत से केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठते हैं तो योग कारक होते हैं, अर्थात शुभ फल प्रदान करते हैं। अब ये केंद्र और त्रिकोण, इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, जब राशि और नक्षत्र की चर्चा हम करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम लोग सब केंद्र क्या है, त्रिकोण क्या है, भाव क्या होते हैं और अन्य विषयों की बात हम करेंगे। अभी सिर्फ इस पर ध्यान देने की जरूरत है। राहु का केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ यदि केंद्र में बैठते हैं तो योग कारक होते हैं, अर्थात शुभ फल प्रदान करेंगे वो। राहु का प्रभाव आकस्मिक होता है, जिसमें संभलने का मौका नहीं मिलता है। राहु और मंगल की युति या राहु और शनि की युति प्रायः दुर्घटना कारक होती है। तो ग्रहों का मुख्य गुणधर्म वगैरह का कारकत्व इत्यादि का विचार हम लोगों ने कर लिया।
ग्रहों के बारे में अभी बहुत सारी बातें जानना हमको बाकी है, जैसे ग्रहों का उच्चत्व, नीचत्व, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि क्या है, उनकी मित्रता, शत्रुता, समभाव क्या है, और ग्रहों की युति क्या है, दृष्टि क्या है, उनका फलाफल क्या है, ये सब बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। आज ग्रहों की चर्चा समाप्त करने के बाद हम कल से नक्षत्रों की और राशियों की चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर वैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी ग्रहों की अन्य चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।